हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट करता है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 9 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के क्लास की हम लोग कर लेते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है कि किसी दर्पण को रेखा AB पे रखा गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दर्पण आपका रखा गया है रेखा AB पे। तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। हमें इसका सही प्रतिबिंब खोजना है कि क्या होगा। ध्यान से इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। दर्पण को अगर नीचे रखा जाए, ध्यान से समझिएगा, दर्पण को या तो नीचे रखा जाए या फिर दर्पण को वस्तु के ऊपर रखा जाए। हम दर्पण को या तो नीचे रखें या फिर दर्पण को ऊपर रखें, यह क्वेश्चन आपका जल प्रतिबिंब का हो जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन किसका हो जाएगा, आपका जल प्रतिबिंब का। यानी वास्तव में हमें इस वस्तु का इसका क्या निकालना है, जल प्रतिबिंब क्या होगा। लेकिन अगर दर्पण को दाएं तरफ या बाएं तरफ रखा जाए तब यह क्वेश्चन होगा आपका दर्पण प्रतिबिंब का। ठीक है, प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं, एक तो जल प्रतिबिंब का और दूसरा आपका दर्पण प्रतिबिंब का। दर्पण में भी अगर दर्पण का पोजीशन नीचे रहे या फिर ऊपर रहे तो यह क्वेश्चन आपका जल प्रतिबिंब का हो जाता है। तो वास्तव में यह क्वेश्चन आपका क्या है, हमें इसका जल प्रतिबिंब बताना है। तो जल में क्या होता है ना कि वस्तु अपने जगह पर ऊपर से नीचे उलट जाता है। जैसे कोई भी लेटर हम लेके आपको समझाते हैं, अगर हम आपसे कहें कि P का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा तो P का देख लीजिए, यह जो उभरा हुआ भाग है, कर्वाकार भाग है, वह ऊपर है। तो यह कर्वाकार भाग कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखिए यह भी आपका दाहिने हाथ की तरफ था, यह भी क्या होगा, यह आपका दाहिने हाथ की तरफ ही होगा। जल में क्या होता है, अपने स्थान पर ऊपर से नीचे जो ऊपर है वह नीचे आ जाएगा। दाहिनी ओर है तो दाहिनी ओर ही रहेगा। जैसे और भी कोई लेटर लेते हैं एल का जल प्रतिबिंब देखते हैं क्या होगा, अपने स्थान पर यह क्या होगा, ऊपर से नीचे। तो यह भाग नीचे है तो अब कहाँ आ जाएगा, ऊपर। मतलब यह इसका जल प्रतिबिंब हो जाएगा। तो सिमिलरली आप इसका जल प्रतिबिंब निकालिए कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए अपने स्थान पर यह उल्टा होता है। तो पहले एस देखिए किस में है, इसमें पहले टी है, यहाँ भी पहले टी है, यहाँ भी पहले टी है। यह तीनों विकल्प हमारा कभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि जल में क्या होता है कि अपने ही स्थान पर ऊपर से नीचे उलट जाता है। तो एस अभी बाईं ओर है तो बाईं ओर ही रहेगा, टी दाईं ओर है तो दाईं ओर ही रहेगा। तो एस बाईं ओर केवल एक ऑप्शन में है तो यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए टी का पोजीशन क्या होगा, यह ऊपर है तो यह कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब हमें देख के पता लग गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक होगा। तो हम लोग अपना आंसर निकाल चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, यह वाला होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में मिरर यहाँ पे ना होकर के यहाँ पे होता तब हमारा आंसर क्या होता। तो इस केस में क्या होगा ना कि टी अभी कहाँ है, दाहिने हाथ की तरफ है, तो यह कहाँ आ जाएगा आपका बाएं हाथ की तरफ। ठीक है, टी दाहिने हाथ की तरफ है, बाएं हाथ की तरफ आ जाएगा और एस आपका इधर आ जाएगा। कुछ इस तरह से ही तो बनेगा, अपने स्थान पर उल्टा हो जाता है। तो क्या हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, देख लीजिए ऐसा कौन सा विकल्प है, ऐसा विकल्प 3 है तो विकल्प 3 हमारा आंसर होगा। लेकिन कब, जब मिरर आपका दाहिने हाथ की तरफ या फिर बाएं हाथ की तरफ रहे। तो आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपका क्लॉक से है। बोला गया है कि यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है। मिनट की सुई घंटे की सुई को कितने मिनट में पार कर लेती है, 60 मिनट में पार कर लेती है। तो आपको यह बताना है कि 22 घंटा में यह कितना धीमा अथवा तेज होगा। हमें क्या बताना है कि यह घड़ी 22 घंटे में कितना धीमा अथवा तेज होगा, क्योंकि यह जो है ना, जो मिनट की सुई है वह घंटे की सुई को कितने समय में पार किया है, 60 मिनट में। यह क्वेश्चन आपका क्लॉक एरर का है। कैसे बनाते हैं समझिएगा। घड़ी के दोनों सुई के मिलने का समय फिक्स है। घड़ी का दोनों सुई जो है ना वह एक दूसरे से 65.5/11 मिनट के बाद मिल जाता है। घड़ी का दोनों सुई एक दूसरे से कितना समय के बाद मिलता है, 65.5/11। यानी घड़ी के दोनों सुई को के मिलने का समय फिक्स है। 65.5/11 मिनट के बाद दोनों सुई मिलेगा, पुनः 65.5/11 मिनट के बाद, पुनः 65.5/11 मिनट के बाद। तो यह फिक्स है। जबकि यहाँ क्या बोला है
कि 60 मिनट में ही पार कर लेता है। पार करने का नियत समय इतना है, जबकि पार कर लिया 60 मिनट में। तो आप सोच के देखिए कि घड़ी हमारा फास्ट होगा कि स्लो होगा। तो पार करना चाहिए था 65.5/11 मिनट में, पार कर गया 60 मिनट में ही, यानी घड़ी हमारा क्या है, फास्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा कि घड़ी हमारा फास्ट है। कहीं जाने का निर्धारित समय 2 घंटा था और आप 1 घंटा में ही चले गए, कम समय में चले गए, इसका मतलब आप क्या है, फास्ट है। तो पार करने का समय निर्धारित इतना है और पार कर गया इतना में, इसका मतलब कि घड़ी क्या है, फास्ट है। तो कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे 65.5/11 माइनस करेंगे जो पार करने में समय लगा है 60 मिनट, बट्टा में जिसको माइनस किए हैं उसी को लिखिएगा और गुना करेंगे टोटल टाइम से। तो टोटल टाइम कितना घंटा है, 22 घंटा। तो इसमें आप गुना करिए 22 घंटे से, आंसर आपका निकल जाएगा। फिर से देखिए क्या करेंगे, 65.5/11 में से जो मिलने का समय है उसको माइनस करेंगे, बट्टा में जो टाइम माइनस करेंगे उसी को, और गुना करेंगे टोटल टाइम से। अब देखिए यहाँ पे माइनस अगर आप करते हैं तो समझिएगा माइनस करने का तरीका। 65 में से 60 माइनस करिए, क्या बचेगा, 5। तो यहाँ पे बचेगा 5.5/11। पूर्णांक में से पूर्णांक माइनस करेंगे, तो 65 में से 60 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 5। तो 5.5/11, पूर्णांक तोड़िए, 11 पंचे 55, 5 60/11। ऊपर में क्या बचेगा, 60/11, बट्टा में पहले से 60 था तो इसको रहने दीजिए, गुना 22 आवर है तो गुना 22 आवर हम लोग लिखेंगे। ओके, चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करिए। काटिए यहाँ से 60 से 60 कैंसिल, 11 दूना 22, यानी कि 2 घंटे में ना, कितने समय में, 2 घंटे में, सॉरी घड़ी जो है हमारा 2 घंटा क्या है, फास्ट है, स्लो नहीं होगा क्योंकि कम समय में ही पार कर लिया है। तो 2 घंटा फास्ट, आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका सीटिंग अरेंजमेंट से है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि ए बी सी डी ई एफ और जी कुल मिला के कितना व्यक्ति हो गया, 7 व्यक्ति हो गया। तो सबसे पहले हम जगह बनाएंगे 7 व्यक्ति को बैठने के लिए। क्लियर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जगह बनाएंगे जहाँ पे 7 व्यक्ति बैठ सके। तो लीजिए हम सबसे पहले जगह बना लिए। अब आगे चलिए, अब आगे देखिएगा, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 7 व्यक्ति को बैठने के लिए सबसे पहले हम जगह बना लेंगे। तो आइए बिठाते हैं पहला व्यक्ति। सबका चेहरा कहाँ पे होना चाहिए, केंद्र की ओर होना चाहिए। 5वां, 6ठा और 7वां, 7 व्यक्ति को बैठने के लिए हम जगह बना लिए। 2 2 4 और 3 7, सबका चेहरा केंद्र की ओर है। अब क्वेश्चन के पहले लाइन में चलते हैं। बोला है ए और जी के बीच में डी बैठा है। हम इस लाइन से क्वेश्चन की शुरुआत नहीं करेंगे, हमेशा हम वहां से शुरू करेंगे जहां से बाएं दाएं बोला जाएगा। तो क्वेश्चन में देखिए बाएं दाएं कहां से बोला है जी के दाईं और एफ दूसरा, जी के दाईं और एफ दूसरा। तो सबसे पहले हम जी को बिठा लिए। अब जी को, पहला व्यक्ति को पूरे अरेंजमेंट में जहां मन में आए वहां बिठाइए। तो जी को हम यहाँ बिठा लिए, जी के दाईं ओर एफ दूसरा, तो दाईं ओर इस तरफ होगा, दाईं ओर पहला, दाईं ओर दूसरा। यहाँ पे आपका कौन बैठा हुआ है, एफ। जी के दाईं ओर एफ दूसरा और एफ के दाईं ओर ई दूसरा, और एफ के दाईं ओर मतलब इस तरफ, एफ के दाईं ओर पहला दूसरा, यहाँ पे कौन है, एफ के दाईं ओर ई दूसरा। ठीक है, चलिए क्या बोला था, जी के दाईं ओर एफ दूसरा और एफ के दाईं ओर ई दूसरा। आगे जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है, जी के एकदम पड़ोस में क्या बोला था, सी नहीं है। तो इस लाइन का काम तो करेंगे, एक जो अंडरलाइन करके छोड़ दिए थे उसका भी काम हम लोग कर लेते हैं। बोला है ए और जी के बीच में डी बैठा है, तो ए और जी के बीच में, तो जी यहाँ पे है, यहाँ पे तो ए को बिठा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे ए को बिठाइए, तभी तो जी और ए के बीच में कौन बैठेगा, यहाँ पे डी बैठेगा। जी और ए के बीच में तो जगह एक होना चाहिए, तो जी यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे तो हम ए को नहीं बिठा सकते, तो ए को हमें यहीं पे बिठाना पड़ेगा, तभी तो ए और जी के बीच में एक जगह बचेगा जहाँ पे हम लोग किसको बिठाएंगे, डी को बिठाएंगे। अब आगे चलिए, अंतिम लाइन, जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है, तो सी यहाँ पे नहीं है, तो सी कहाँ बैठेगा, यहाँ पे सी बैठेगा। अब देखिए 7 व्यक्ति में से 6 व्यक्ति को बिठा चुके हैं, तो अब एक सीट भी बचा हुआ है और व्यक्ति भी एक बचा हुआ है, तो जो इसमें नहीं बैठा है उसको बिठा लेंगे। तो देखिए बी नहीं आया है अब तक, तो बी को हम यहाँ पे बिठा लिए। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे ना हम लोग सभी व्यक्ति को अच्छी तरह से बिठा चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन हम लाते हैं और बारी बारी से इन क्वेश्चंस का हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, देखिएगा
यहाँ पे क्वेश्चंस आपका है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते चलिएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ जी, देखिएगा। चलिए अब दिख रहा होगा। हाँ जी, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, देखिएगा क्या है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ई के एकदम बाएं कौन बैठा है। ई के एकदम बाएं कौन बैठा है, तो चलिए देखते हैं। ई के एकदम बाएं, अगर हम ई से चले ना तो ई के एकदम बाएं जो व्यक्ति यहाँ बैठा होगा उसका चेहरा केंद्र की ओर होगा, तो ई के बाएं में कौन आ जाएगा, सी। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ई के एकदम बाएं में कौन बैठा है, सी बैठा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है यह बताना है। नंबर 4 क्वेश्चन, ए के दाईं ओर दूसरा सी है। ए के दाईं ओर पहला दूसरा सी है, बोला है कौन सही नहीं है, तो यही आपका सही नहीं होगा, क्योंकि ए के दाईं ओर दूसरा सी नहीं है। सी, ए के दाईं ओर दूसरा सी है, देख लीजिए क्या ए के दाईं ओर पहला दूसरा सी है, नहीं है। हमें क्या खोजना था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो यही आपका सही नहीं होगा। आगे चलिए, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लिए हैं। नंबर 5 में आइए। नंबर 5 क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित समूह में से किसमें तीसरा सदस्य पहला और दूसरा के बीच है। तीसरा सदस्य पहला और दूसरा के बीच, तो देखिए तो क्या डी ए और ई और ए के बीच है। डी कहाँ पे है आपका, यहाँ पे। ई और ए के बीच नहीं है, तो यह तो नहीं होगा। तीसरा सदस्य पहला दूसरा के बीच में, क्या बी डी और जी के बीच में है। बी डी और जी के बीच में नहीं है। यहाँ पे चलिए, क्या बी जी और एफ के बीच में है। जी और एफ के बीच में बी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्या हमें खोजना था कि तीसरा सदस्य, इस समूह में से जो तीसरा सदस्य है वह पहला दूसरा के बीच बैठा है, उसको चुनना था। आगे, सी और ए के बीच में कौन बैठा है। नंबर 6 क्वेश्चन, सी और ए के बीच में कौन बैठा है, ई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन होगा, एक बार हम बिठा लिए व्यक्तियों को तो हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। जी के एकदम दाएं कौन है, जी के एकदम दाएं, चलिए जी से एकदम दाएं चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर सकते हैं एक बार अगर हम व्यक्तियों को बिठा लिए तो। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। सिलॉक्स का यह क्वेश्चन है। इसके सवाल को हम लोग क्या करते हैं कि कथन के हिसाब से वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर वेन डायग्राम के हिसाब से हम लोग निकालते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। बोला है कुछ घोड़े हाथी है, चलो बना लेते हैं। कुछ घोड़े जो है ना, कुछ घोड़े क्या है, हाथी है। तो घोड़ा का कुछ हिस्सा हम किसके साथ कॉमन कर लेंगे, हाथी के साथ। कुछ वाला का वेन डायग्राम ऐसे ही बनाना है। आगे, कुछ घोड़े हाथी हैं। अब कुछ हाथी घरे हैं। कुछ हाथी, इधर घोड़ा था, इधर क्या है, घर है। कुछ हाथी घरे है। आगे बोला है कुछ घरे टावर है। अब घर का कुछ हिस्सा क्या है, टावर। घर का कुछ हिस्सा जो है वह क्या है आपका, टावर। तो कुछ घरे टावर है। क्लियर। चलिए अब चलते हम लोग निष्कर्ष में। कथन के हिसाब से वेन डायग्राम बना लिए, अब वेन डायग्राम के हिसाब से निष्कर्ष निकालेंगे। बोला है कुछ टावर घोड़ा है और कोई घोड़ा टावर नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ टावर घोड़ा बोले या कुछ घोड़ा टावर बोले, एक ही बात है। कुछ टावर घोड़ा या कुछ घोड़ा टावर, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या है ना, ध्यान से समझिएगा। कुछ टावर घोड़े हैं, तो घोड़ा यहाँ है, टावर यहाँ है, अभी तो संबंध नहीं है। लेकिन फिर क्वेश्चन में बोला कि कोई घोड़ा टावर नहीं है। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा। अभी देखिए क्या घोड़ा और टावर में कोई संबंध है, कोई संबंध नहीं है। तो जब इस दोनों में कोई संबंध नहीं हो, दोनों अलग अलग आए, तो अगर एक बार इसके विषय में पॉजिटिव बोला जाए और एक बार नेगेटिव बोला जाए तो यह आइदर का केस बनेगा और हमारा आंसर क्या होगा, 1 या 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्या आंसर होगा, 1 या 2। क्योंकि देखिए बोला यहाँ कुछ घोड़ा टावर है, हम इसको पहले घोड़ा बाद में टावर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि टावर घोड़ा बोले, घोड़ा टावर बोले, कुछ का केस है ना। कुछ टावर घोड़ा तो ऐसे ही बनाएंगे, कुछ टावर घोड़ा, कुछ घोड़ा टावर, एक ही बात है। तो यहाँ कुछ घोड़ा के विषय में बोला गया कि टावर है और यहाँ बोला गया कि कोई भी घोड़ा टावर नहीं है। तो जिसके विषय में ऊपर बोला गया कि है, उसी के विषय में नीचे बोला गया है कि नहीं है। तो ऐसे जो निष्कर्ष होते हैं वह आइदर कहलाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है। एक बार इसके विषय में बोला गया है कि है, दूसरा बार बोला गया नहीं। अगर हम इसको सही करते हैं ना कि कुछ टावर घोड़ा है, तो यह क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। कोई घोड़ा टावर नहीं है तो गलत होगा, और इसको सही करेंगे तो यह गलत होगा। कुल मिला के आपको यह समझना है कि अगर निष्कर्ष में किसी एक चीज़ के बारे में बोला जाए कि है और दोबारा उसके बारे में बोला जाए कि नहीं है, तो दोनों मिलके आइदर का केस बन जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन, यह आपका स्टेटमेंट और एजप्शन से है। बोला है आगंतुक अपने स्वयं के जोखिम पर लिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वक्तव्य क्या है आपका, स्टेटमेंट क्या है कि आगंतुक जो भी है ना, जो भी गेस्ट हैं वो अपने स्वयं के जोखिम पर लिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं। लिफ्ट के पास यह निर्देश लिखा हुआ है कि आगंतुक अपने जोखिम पर ही लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस बात से क्या पॉसिबिलिटी बनता है कि लिफ्ट का उपयोग करना सदैव सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल सही है, तभी तो ऐसा निर्देश लिखा गया है कि स्वयं के जोखिम पे। अगर जोखिम नहीं होता तो यह इंस्ट्रक्शन या चेतावनी क्यों लिखा गया होता? ठीक है, आप देखते होंगे कि जो तंबाकू का पैकेट होता है उसके ऊपर वैधानिक चेतावनी लिखा हुआ होता है कि इसके प्रयोग से कैंसर हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि उसके प्रयोग से कैंसर होता है, तभी तो वैधानिक चेतावनी लिखी गई है। तो उसी तरह से यहाँ पे वैधानिक चेतावनी लिखा गया है कि स्वयं के जोखिम पर लिफ्ट का इस्तेमाल करें। इससे क्या स्पष्ट होता है कि लिफ्ट का उपयोग करना सदैव सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित होता तो फिर यह शब्द नहीं लिखा जाता। आगंतुक लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, यह बात तो गलत है। लिफ्ट का उपयोग करना चाहते होंगे लेकिन उन्हें क्या करना है, लिफ्ट का इस्तेमाल लोग यहाँ पे करता है, तभी तो इंस्ट्रक्शन ऐसा लिखा गया है कि भाई इसका उपयोग है ना, तंबाकू के उपयोग से कैंसर होता है, इंस्ट्रक्शन उस पर लिखा गया है, इसका मतलब लोग तंबाकू का उपयोग करता है, तभी तो एक चेतावनी देके लिखा गया है कि भाई आप उपयोग करते हो तो सतर्क होकर उपयोग करो, कम उपयोग करो या फिर नहीं उपयोग करो। ठीक है, आगे चलिए। निम्न आकृति में से कौन सी राजनीतिज्ञों, ठेकेदारों और मोमबत्तियों के बीच में सही संबंध बताता है? कौन सा पिक्चर जो है वह राजनीतिज्ञ, ठेकेदार और मोमबत्ती? हमारा आंसर क्या होगा? आकृति 4, और आकृति 4 मतलब विकल्प ए आंसर होगा। देखिए जो भी राजनीतिज्ञ होगा उसका कुछ ठेकेदार होगा और मोमबत्ती तो अलग चीज है, तो यही तो बनेगा ना इसका वेन डायग्राम। ऐसा कौन है? आकृति 4, और आकृति 4 के लिए कौन सा विकल्प? विकल्प 1। तो विकल्प 1 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़िए, अगला देखिए क्वेश्चन मिसिंग नंबर से है। यहाँ पे हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। कैसे किया गया देखिए, इस दोनों को गुना करिए, 7 या 21, और इसको ऐड कर लीजिए, 29 हो जाएगा। उसी तरह से 4 या 12, 12 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 19। उसी तरह से 5 में कितना से गुना करके 6 जोड़े की 31 हो जाएगा, है ना। 5 में कितना से गुना करके 6 जोड़े की 31 हो जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 5 लेते हैं तो 5 25 और 6 31 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लेंगे हम लोग? 5। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी उपयुक्त संख्या होगी यह बताना है। देखिए यहाँ पे किया क्या गया है ना कि इन दोनों के वर्गों का अंतर यहाँ पे लिखा गया है। 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 64 में से 25 माइनस करिएगा 39, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 81 में से 64 माइनस करिएगा 17, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 81 में से 25 माइनस करिएगा 56। पकड़ में आ गया है। उसी तरह से देखिए 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 में से 9 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 27। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका क्या वैल्यू आएगा? 27। इन दोनों के वर्गों का अंतर यहाँ पे होगा, इन दोनों के वर्गों का अंतर यहाँ है, इन दोनों के वर्गों का अंतर यहाँ पे है। तो उसी तरह से लास्ट वाले दोनों के वर्गों का अंतर इसके बीच में डालेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा? विकल्प 2 होगा। आगे चलिए, अगला देखिए, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है। तो हमें इस इक्वेशन का वैल्यू निकालना है। आइए वैल्यू निकालते हैं। 15 गुना, गुना का मतलब क्या है? गुना का अर्थ भाग है, तो जहाँ गुना है वहाँ पे आप भाग लिखिए। 3 भाग का मतलब क्या है? बोला है भाग का अर्थ प्लस है, तो भाग के स्थान पर प्लस लिखिए। 15 है तो 15। आगे देखिए प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? माइनस, तो प्लस के स्थान पर माइनस लिखिए। 5 है तो 5। और माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ गुना है, तो माइनस के स्थान पर गुना लिखिए। 2 है तो 2। यानी चिन्हों को हमें क्या करना है? रिप्लेस कर देना है। प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह गुना, गुना के जगह भाग, भाग के जगह प्लस। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन बोर्ड मास के हिसाब से करिए। तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले भाग का क्रिया, तो 15 में 3 से भाग करेंगे 5 बचेगा। उसके बाद गुना का क्रिया, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, प्लस 15 है तो 15। 5 और 10, 15 में से 10 माइनस करिएगा, क्या हो जाएगा? 5। आंसर आपका यहाँ पे 15 5 20, 15 5 20 में से 10 माइनस करिएगा, क्या हो जाएगा? 10। तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए।
बोला है कि यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष है, लीप वर्ष में कुल मिला के 29 दिन, फरवरी 29 दिन का होता है और कुल मिला के 366 दिन होता है। लीप वर्ष का पहचान यह होता है कि जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएगा वह लीप वर्ष होगा। तो बोला किसी लीप वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो उसका आखिरी दिन क्या होगा, आखिरी दिन आपका शनिवार हो जाएगा। ठीक है, कोई भी लीप वर्ष का पहला दिन अगर शुक्रवार है तो आखिरी दिन शनिवार, पहला दिन शनिवार तो आखिरी दिन रविवार, यानी एक बढ़ जाता है। लेकिन अगर एक सामान्य वर्ष की बात करें तो जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन, यानी 1 जनवरी के दिन सोमवार तो 31 दिसंबर के दिन भी सोमवार। पहला दिन कहने का मतलब 1 जनवरी और आखिरी दिन कहने का मतलब 31 दिसंबर। तो एक सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सेम ही होता है, लेकिन एक लीप वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन से एक ज़्यादा हो जाएगा। अगला, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां है। सीधे 9वां कहा गया है, इसका मतलब कमलेश का स्थान ना ऊपर से 9वां है, कमलेश ऊपर से 9 नंबर पर है। ठीक है, और श्रेणी के अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश के नीचे, विमलेश के नीचे कितना विद्यार्थी है, 15 विद्यार्थी, यानी कि विमलेश नीचे से 16वें नंबर पर होगा। विमलेश के नीचे इस तरह से 15 व्यक्ति है, तो इसका मतलब कि विमलेश जो होगा यहाँ पे होगा, इसके नीचे 15, तो 15 यह और यहाँ पे विमलेश, यानी विमलेश नीचे से 16वां नंबर पर। अच्छा, विमलेश नीचे से 16वां नंबर पर है, इसका स्थान ऊपर से आप निकालिए क्या होगा। तो ऊपर से स्थान कैसे निकालेंगे, तो टोटल +1 में से अगर व्यक्ति के नीचे के स्थान को माइनस करिएगा तो ऊपर से उसका स्थान निकल जाएगा। तो 41 में से 16 माइनस करिए, कितना होगा 25, यानी विमलेश का स्थान ऊपर से हो जाएगा 25। नीचे से अगर यह 15, नीचे से अगर यह 16 नंबर पर है तो ऊपर से कितना नंबर पर हो जाएगा, 25 नंबर पर। नीचे को ऊपर में कैसे बदलना है, टोटल +1 में से माइनस करिएगा। तो टोटल 40 है, 41 में से 16 माइनस करिए 25। अब देखिए दोनों का ऊपर से स्थान निकल गया, यह ऊपर से 9 नंबर पर, यह ऊपर से 25 नंबर पर। ठीक है, इसके बीच में कितना व्यक्ति होगा, तो डिफरेंस देखिए 9 और 25 में कितना का है, 16 का। जितना का डिफरेंस होगा ना उससे एक कम व्यक्ति होगा, तो 16 का डिफरेंस है, यानी कितना व्यक्ति होगा, 15 व्यक्ति होगा। तो इसके बीच में कितना व्यक्ति, 15 व्यक्ति हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, अगर हम मान लेते हैं कि कमलेश, नंबर देते 1 2 3 4 5, कमलेश ऊपर से यहाँ 4 नंबर पर है। ठीक है, 6 7 8 9 और विमलेश यहाँ पे है। अब इसके बीच में कितना व्यक्ति होगा, तो देखिए 1 2 3 4 व्यक्ति है। हम कैसे करेंगे, कमलेश और विमलेश के स्थान का अंतर निकालेंगे। तो 4 और 9 में अंतर कितना का, 5 का। तो अंतर 5 का आया, जबकि इसके बीच में 1 2 3 4 ही व्यक्ति है। तो जितना का अंतर आएगा उससे एक कम व्यक्ति होगा। तो कहने का यह मतलब है कि सबसे पहले दोनों व्यक्ति का स्थान एक ही तरफ से निकालेंगे। इसका स्थान ऊपर से था, इसका स्थान नीचे से था, तो इसको भी हम लोग, इसके स्थान को भी हम लोग ऊपर में कन्वर्ट किए। दोनों का स्थान ऊपर से पता लग गया, तो जितना इसके स्थान में डिफरेंस होगा उससे एक कम व्यक्ति इसके बीच में होगा। 25 9 में 16 का अंतर, यानी इसके बीच में 15 व्यक्ति होगा। आगे चलिए, एक व्यक्ति योग प्रक्रिया कर रहा है, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर है। अगर उसका मुख पश्चिम में है तो बायां हाथ किस तरफ होगा, मुख कहाँ पे है, पश्चिम में है। देखिए इस व्यक्ति का जो फेस है ना, चेहरा है, वह पश्चिम दिशा में है। ठीक है, चेहरा किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। हम लोगों से क्या पूछा है, हम लोगों से पूछा है कि उसका बायां हाथ किस तरफ होगा, उसका बायां हाथ किस तरफ होगा यह बताना है। चूंकि व्यक्ति योग प्रक्रिया कर रहा है ना, इसका मतलब उसका सर नीचे और पैर ऊपर होगा। ऐसा ही बोला है, उसका सिर नीचे पैर ऊपर। तो जैसे ही व्यक्ति को आप सीधा करिएगा ना, तो उसका चेहरा पश्चिम से कहाँ हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो व्यक्ति योग कर रहा है उसको पहले हम सीधा करेंगे। उसका सर नीचे है, हम सर ऊपर करेंगे तो उसका चेहरा पश्चिम से कहाँ हो जाएगा, पूरब। अब हमें बताना है बायां हाथ, तो पूरब का बायां हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। हमारा आंसर क्या होगा, पूरब का बायां। तो पूरब से बाएं चलिए, बाएं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा कहाँ पहुँच जाइएगा, उत्तर। यानी उस व्यक्ति का जो बायां हाथ होगा ना, वह कहाँ पे होगा, उत्तर में। दायां हाथ पूछता तो पूरब से दाएं चलते दक्षिण में पहुंच जाते, दक्षिण। बायां हाथ पूछा है तो उत्तर, बाएं हाथ की तरफ चलेंगे तो पूरब से बाएं हाथ की तरफ चलेंगे तो उत्तर दिशा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का सेट आपका कंप्लीट हुआ। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।